हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेक्चर 4 ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो चलें अब आज हम चलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लेक्चर 4 की तरफ और देखते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी, आज का लेक्चर बहुत छोटा सा होने वाला है। इसमें कोई भी लंबे लंबे कंसेप्ट नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक हमने कवर करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे और उसके अंदर हम थोड़ा सा और कोई नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, यानी कि लास्ट लेक्चर में। कल तो खैर नहीं, एक दो दिन में आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर सका, तो ये 2 दिन के गैप से आ रहा है ये लेक्चर, सॉरी फॉर दैट। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि डोमेन रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, इसके अलावा इन्वर्स रिक्वायरमेंट क्या होते हैं और डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो अगर आपको पता है और आप डायरेक्ट इसी लेक्चर से ज्वाइन करने आए हैं तो दैट्स गुड, और अगर आपको नहीं पता तो आप इससे लास्ट वाले लेक्चर को इसी प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज के टॉपिक क्या है, एक ही टॉपिक है आज का हमारा लेक्चर का, क्योंकि आज मैं इस लेक्चर को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता। तो टॉपिक सिर्फ इतना है कि रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम, मतलब ये कि जब आप रिक्वायरमेंट ले रहे होते हो तो क्या ये काम इतना आसान होता है कि बस आप गए कस्टमर से पूछा एंड दिस इज इट, हो गई रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो उन बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से कुछ को के ऊपर आज हम थोड़ी सी नज़र मारते हैं। तो द रिक्वायरमेंट्स डोंट रिफ्लेक्ट द रियल नीड्स ऑफ द कस्टमर फॉर द सिस्टम। समटाइम ऐसा होता है कि जब आपको कस्टमर रिक्वायरमेंट्स देता है तो वो जो आपका कस्टमर है उसकी रियल नीड को शो नहीं कर रही होती। ठीक है, लाइक हो सकता है कि आपके कस्टमर ने कहीं पे चलता हुआ कोई सॉफ्टवेयर देखा और वो सॉफ्टवेयर को देखकर उसे इतना इंस्पायर हो गया कि अब वो उसको देखने के बाद अपनी भी डोमेन के लिए या फिर अपने भी काम के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है। अब जब वो सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आपको बुलाता है और आपको रिक्वायरमेंट्स देना शुरू करता है, तो हो सकता है कि वो उन रिक्वायरमेंट के अंदर जो है उस सॉफ्टवेयर की चीज़ों का जिक्र कर रहा हो जिससे वो इंस्पायर्ड है। हो सकता है कि वो अपनी रियल नीड ना दे पा रहा हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स आर इनकंसिस्टेंट और इनकम्प्लीट, ये भी चीज़ होती है। सम टाइम आपकी रिक्वायरमेंट में कंसिस्टेंसी नहीं होती या फिर वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, कंप्लीट कैसे नहीं होती? फॉर एग्जांपल हो सकता है कि उसने एक ऐसा फीचर डिमांड किया जो कि उससे उस फीचर को डेवलप करने के लिए या उसको रन करने के लिए कोई प्री रैक भी चाहिए था, उसने उसकी डिमांड ही नहीं की। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई फीचर जो है वो बता रहा था, उसने उसकी आधी सी डिमांड की और उसके बाद आपने जो है आप आगे चले गए, आपने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट लिख दी। लेकिन जब आप इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जाके उस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने लगे तो आपको उस वक्त जाके आइडिया हुआ कि यार ये रिक्वायरमेंट जो उसने दी है अपनी तरफ से तो दे दी, लेकिन ये प्रॉपरली कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें ये चीज़ें भी होनी चाहिए थी, तभी जाकर ये एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट बनेगी। और आपको आपके एक्सपीरियंस से, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपकी फील्ड है, इस वजह से आपको पता चला, लेकिन जो कस्टमर था उस बेचारे की शायद ये फील्ड नहीं थी, तो वो इस चक्कर में आपको एक इनकम्प्लीट या फिर एक कोई इनकन्सिस्टेंट रिक्वायरमेंट हाथ में पकड़ा के चला जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। इट इज़ एक्सपेंसिव टू मेक चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स आफ्टर दे हैव बीन एग्रीड अपॉन। आप कस्टमर के साथ बैठे, आपने रिक्वायरमेंट्स ली, आपने उनको लेने के बाद सारी की सारी उसमें से जितने भी प्रॉब्लम्स थे, कन्फ्यूजन थी, सब को आपने दूर कर दिया। अब आपने क्या किया कि आपने एग्री कर लिया। कस्टमर ने बोला जी मुझे यही रिक्वायरमेंट्स का वाला एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा हो। आपने भी कहा ओके जी बन जाएगा, दोनों पार्टीज एग्री हो गई। अब उस पर काम भी आगे शुरू हो गया और बीच में कहीं जाकर कोई मसला आ जाता है और अब आप ये कहते हो कि यार अब इन रिक्वायरमेंट्स में चेंजिंग्स करनी है। तो अब रिक्वायरमेंट्स में चेंजिंग्स करना शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे थोड़ा सा काम हो चुका है, बेस बन चुकी है। तो अब उस सारे काम को पहले जो आप उन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे कर चुके हैं उसको अनडू करना पड़ेगा, और अनडू करके फिर दोबारा से न्यू रिक्वायरमेंट की बेस पे रीडू करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली रीडू के साथ साथ अनडू की भी आपको कॉस्ट तो पड़ेगी। आप इतना आसानी से उसको अनडू नहीं कर सकते। जो आगे उनकी बेस पे काम हो चुका है उसकी कास्ट तो आपको पड़ेगी। लाइक अगर आप एक घर बनवाना चाहते हो तो आपने उसको बनवा लिया, ठीक है, लेकिन अब बनवाने के बाद आपको जाके याद आ रहा है कि यार मुझे इस नक्शे पे नहीं चाहिए था, मुझे मतलब ये थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पे चेंज चाहिए था। तो ये ऐसा नहीं है कि अब आप वहीं पे ही ऐसे उसको डिज़ाइन को चेंज कर लोगे, आपको दोबारा से पहले उसको तोड़वाना पड़ेगा,
अब जो तोड़ने के लिए मजदूर आएंगे पैसे तो वो भी लेंगे, बेशक वो आपका नुकसान कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और फिर जब दोबारा से उसको बनाने वाले आएंगे तो वो भी पैसे लेंगे, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है, डबल कॉस्ट पड़ जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स वाले फेस पे आप जितना टाइम लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि ये बेस है, इसके अंदर से आप ऊपर चले गए तो वापस पीछे आके चीज़ों को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, कॉस्ट आ जाती है, टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन यह है कि मुश्किल डेफिनेटली हो जाता है। देयर आर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन कस्टमर्स, दोज डेवलपिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपिंग और मेंटेनिंग द सिस्टम। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि किसी एक आदमी का काम तो होता नहीं है कि कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट्स दे दी, आपने सुन ली और बैठ के सॉफ्टवेयर बना दिया। कंपनीज में ऐसा नहीं होता, कस्टमर देता है रिक्वायरमेंट्स, वो रिक्वायरमेंट्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियर को देता है, वहाँ से फिर वो रिक्वायरमेंट्स आगे डेवलपमेंट टीम जिन्होंने उस रिक्वायरमेंट की बेस पे सॉफ्टवेयर बनाना होता है वो लेती है, और फिर वहाँ से आगे फिर वो टीम जिसने उस बने हुए सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना होता है वो लेती है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि हो सकता है कस्टमर ने रिक्वायरमेंट इंजीनियर को सही बताया हो, रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने आगे डेवलपर को सही बताया हो, लेकिन डेवलपर ने समझने में अपने पॉइंट से कोई मिस्टेक कर दी हो सकता है कि कस्टमर ने सही बताया हो, रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने समझने में अपनी तरफ से मिस्टेक कर दी हो, रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने आगे जब डेवलपर को वही रिक्वायरमेंट्स दी तो उसने अपने तौर पे सही दी, लेकिन बीच में एक मिस्टेक थी मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो वो फिर आगे ट्रैवल करती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। आपको ये सारी बातें क्यों बताई जा रही हैं? जब ये प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं तो ये इसीलिए बताई जा रही हैं कि जब ये प्रॉब्लम्स आपके माइंड में होंगी कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आप कोई ना कोई अपने बिहाफ पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हुए कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे कि यार ये हम प्रॉब्लम्स ना आने दें, मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने दें, हम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर एग्री करके नेक्स्ट जो हमारा टास्क है या फिर जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है उस पर हम लेट जाएं एंड सो ऑन। तो ये वजह होती है आपको प्रॉब्लम्स बताने की, ताकि आपको जब ये माइंड में हो तो आप उनको नज़र में रखते हुए चलो। सेम लाइक जैसे एक आपको आप गाड़ी चला रहे होते हो, आप हिली एरिया में गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास कुछ 1-2 किलोमीटर पहले ही आपके पास एक बोर्ड आ जाता है कि यार यहाँ से आगे जो है क्या है, एक शार्प टर्न है, ठीक है, या फिर डेंजरस टर्न है। तो आपको ये प्रॉब्लम बता दी जाती है, वहाँ पर सोल्यूशन नहीं बताया जाता। वहाँ पे सोल्यूशन इसलिए नहीं बताया जाता कि आपको जस्ट वो अलर्ट कर रहे होते हैं कि इस किस्म की प्रॉब्लम आगे है, तो आप अलर्ट हो जाओ पहले से ही, उसके लिए अपने अपने बिहाफ पे जो आप प्रिकॉशंस कर सकते हो वो आप कर लो। तो ये प्रॉब्लम्स आपको बताने का मकसद ये है कि ये प्रॉब्लम्स वो हैं जो नॉर्मली आ जाया करती हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जब आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करने बैठें तो इन चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद प्रॉब्लम विद नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज ये होती है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जो आप अभी सुन रहे हैं, या फिर जो आप इसके रिस्पॉन्स में वापस जवाब देंगे, ये नेचुरल लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम ह्यूमंस बात कर रहे होते हैं। तो इसको नेचुरल लैंग्वेज कहा गया है। तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है जो नेचुरल नहीं होती? अगर हम इस पॉइंट से देखें तो आपकी डायग्रामेटिक लैंग्वेजेस जो होती हैं वो नेचुरल नहीं होती। मीन्स ये कि अगर आप डायग्राम बनाकर कोई चीज़ किसी को कन्वे कर रहे हो तो है तो वो भी आपका कन्वे करने का एक तरीका है, वो भी आप एक ज़बान यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपके पास UML मौजूद होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो वो एक नेचुरल लैंग्वेज नहीं कहलाती। तो जब आप नॉर्मली आपका कस्टमर तो नहीं जानता ना कि UML डायग्राम्स क्या होती हैं, ठीक है, वो तो आपको नेचुरल लैंग्वेज में ही बताएगा ना। तो वहाँ पर भी नेचुरल लैंग्वेज आपको पता है कि ये कैसी लैंग्वेज है कि इसका आपके एक बात के पता नहीं कितने मतलब निकल सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये नेचुरल लैंग्वेज के इश्यूज जो है, प्रॉब्लम्स जो है दरमियान में आना शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या क्या होते हैं? एक होता है लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। लैक ऑफ क्लैरिटी को आप काफ़ी सेंस में ले सकते हो, ठीक है, इन द सेंस के कस्टमर आपके साथ ऑन कॉल था थ्रू इंटरनेट, थ्रू फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, किसी भी मेथड के थ्रू, वहाँ पे शायद रिसेप्शन की वजह से प्रॉब्लम आ गई, तो उसको भी आप लैक ऑफ क्लियरिटी में काउंट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा शायद उसने आपको रिक्वायरमेंट सही तरीके से बताई और वो रिक्वायरमेंट आपने सुनी भी पूरी, लेकिन क्या था कि उसके बताने का जो तरीका था वो इस तरीके का था कि आपको क्लियरली उसकी बात समझ नहीं आई, लाइक कहना क्या चाहते हो, वो वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा होता है? रिक्वायरमेंट्स एमलगमेशन, ठीक है। ये क्या होता है? ये ऐसा इशू होता है कि दो रिक्वायरमेंट्स का मर्जर। एमलगमेशन का मतलब यही होता है कि दो चीज़ों को मर्ज करना। अब हो सकता है कि एक बंदा दो चीज़ों को मिक्स करके बता रहा हो, क्योंकि वो नेचुरल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है ना। अगर वो डायग्राम यूज़ कर रहा होता तो शायद वो सेपरेटली बता देता, लेकिन वो कस्टमर है,
वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है नहीं, उसको डायग्राम्स यूज़ करना आती नहीं है, तो वो ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। हो सकता है कि वो दो दो बातों को मिक्स करके बता रहा हो तो प्रॉब्लम पैदा हो जाए। तो अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है रिक्वायरमेंट्स कन्फ्यूजन। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स कन्फ्यूजन क्या होता है कि जी उसने ये बताया था, मैंने ये समझा, ओहो ये प्रॉब्लम हो गई, अच्छा मैंने ये सोचा कि आप ये कहना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है अ नेचुरल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज अवर फ्लेक्सिबल, यू कैन से द सेम थिंग इन कम्प्लीटली डिफरेंट वेज। अब ये देखें कि आपके पास जो एक नेचुरल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का जो सिस्टम है वो एक अवर फ्लेक्सिबल है। जब आप रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, आप अपने कस्टमर से सुन रहे होते हैं और वो आपको बता रहा होता है, तो ये नेचुरल लैंग्वेज है ना। आप एक ही बात को पता नहीं कितने स्टाइल में कह सकते हो। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या करती है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ठीक है, कैसी प्रॉब्लम्स? जो ऊपर वाली प्रॉब्लम्स बताई हैं इनमें से कोई भी हो सकती है। ये सारी की सारी क्यों आ रही हैं? नेचुरल लैंग्वेज की फ्लेक्सिबल होने की वजह से। लैक ऑफ क्लियरिटी, लाइक आपको बात समझ ही नहीं आई। रिक्वायरमेंट कंफ्यूजन, उसने कुछ कहा आपने समझा कुछ। रिक्वायरमेंट्स एमलगमेशन, के दो अलग अलग रिक्वायरमेंट थी वो मर्ज करके एक बना के बता रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी तो आप क्या करोगे कि इनका ख्याल रखोगे। जब वो कोई दो बातें मिक्स करके बताएगा तो आप उनको समझ जाओगे कि यार इसने तो एक बता दी, लेकिन अब मुझे तो पता है क्या कहना चाहता है, तो मैं इसको इस बात को आगे फर्दर दो रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करके लिखूं। अच्छा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मॉड्यूलराइज नेचुरल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, इट मे बी डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स। अब वो ये कह रहा है कि देखें, आपको एक चीज़ पता होगी अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं, तो कुछ होते हैं इनहेरिटेंस के कंसेप्ट होते हैं, कुछ पेरेंट चाइल्ड के कंसेप्ट होते हैं, कुछ ट्री टाइप के कंसेप्ट होते हैं कि ये रिक्वायरमेंट इसकी सब रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट आगे फर्दर इसकी सब रिक्वायरमेंट है, एंड कैटेगराइज हुई होती हैं इस तरीके से चीज़ें। तो अगर आपको कोई लिख के दे रहा हो तो आप ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कोई डायग्राम में एक ट्री बना के दे रहा हो तो आप ये चीज़ें फाइंड कर सकते हो कि यार ये सबसे ऊपर वाला नोड वाली जो रिक्वायरमेंट है ये पेरेंट है, और ये इसके बाद एक चाइल्ड रिक्वायरमेंट है, फर्दर इससे आगे ये एक चाइल्ड रिक्वायरमेंट है, इससे आगे ये चाइल्ड रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप उस वक्त तो फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन जब आपको कोई बता रहा है बातें तो वो तो आपको एक स्टोरी की तरह सुननी है। अब उसके अंदर से थोड़ा सा ये फाइंड आउट करना कि कौन सी मैन रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट इसकी सब रिक्वायरमेंट्स बनेंगी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी आपकी एक नेचुरल लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आने से क्या होता है जो भी हमने पढ़ी हैं, इससे हमारे पास आती हैं रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स। तो अब रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स आ गई तो क्या हुआ, तो हम ये देख लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है रॉन्ग रिक्वायरमेंट का, क्या असर पड़ता है। व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर रॉन्ग, सिस्टम आर लेट, अनरिलायबल एंड डोंट मीट कस्टमर नीड्स। ठीक है, जब आपकी रिक्वायरमेंट्स गलत हो जाती हैं तो आपके सिस्टम पहले तो लेट बनते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको जब गलत हो गई रिक्वायरमेंट तो आप उनको ठीक करने के लिए टाइम लें। उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि आपके जो सिस्टम है वो अनरिलायबल होते हैं। ठीक है, अनरिलायबल मीन्स ये कि जब सिस्टम कस्टमर जो चाहता था आपने वो बनाया ही नहीं, तो उसके लिए रिलायबिलिटी तो नहीं है ना। और मीट कस्टमर नीड्स, डेफिनेटली ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो कस्टमर ने कहा वो आपने बनाया ही नहीं, तो कस्टमर की नीड्स को तो पूरा करेगा ही नहीं। ठीक है, दिस रिजल्ट इन एनॉर्मस लॉस ऑफ टाइम, रेवेन्यू, मार्केट शेयर एंड ट्रस्ट ऑफ कस्टमर। और ये सारी के सारे इम्पैक्ट होते हैं रॉन्ग रिक्वायरमेंट के, कि देखें आपका टाइम भी ज़ाया हुआ, आपका अच्छा खासा पैसा भी लग गया, आप गलत काम कर रहे हो, आपकी कंपनी बड़ी है, मार्केट से शेयर भी गिरना शुरू हो गए, और फिर आपकी कंपनी पे अब कस्टमर ट्रस्ट भी नहीं करते। तो ये इम्पैक्ट होते हैं रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स के, और ये बहुत बड़े रिक्वायरमेंट्स के इम्पैक्ट होते हैं, जिससे आपकी कंपनीज पूरी पूरी ख़त्म हो सकती हैं। इतने बड़े इम्पैक्ट ही हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कि जिसके अंदर हमने क्या देखा कि रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उसके बाद उनसे क्या क्या किस किस किस्म के इश्यूज आ जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम आगे देखेंगे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में इससे आगे आपका 5th लेक्चर में क्या आता है। तो दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।